स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए साइंस मानिक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट साइंस मिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सौर मंडल में पृथ्वी से 10 गुना बड़ा ग्रह मौजूद है जो नोवा ग्रह बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। 100 साल पहले तक हमें ऐसा लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, पर सन 1900 के शुरुआती समय में महान वैज्ञानिक पर्सियल लॉवेल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने देखा कि जब यूरेनस और नेपच्यून अपने ऑर्बिट पे सन के चक्कर काट रहे थे, तब इसी दौरान वे जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं तो उस लोकेशन पर आते ही वो अपने रेगुलर ऑर्बिटल पाथ से थोड़ा सा भटक जाते हैं और कुछ देर बाद चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता था और प्लेनेट 9 का क्या रहस्य था? आप में से कई लोगों ने लॉवेल का नाम नहीं सुना होगा, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में सबसे पहले मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात उन्होंने ही प्रूफ की थी। और उसी के साथ साथ मार्स पर जीवन अभी माइक्रोब स्टेज पर ही, ये थ्योरी भी इन्होंने ही प्रपोज की थी। हालांकि इनकी अधिकतर थ्योरीज की तरह ये भी इनके जिंदा रहते प्रूफ नहीं हो पाई थी, इसलिए इनके बारे में लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते। अब लोवेल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो एक अमीर इंसान थे, इसलिए अपनी इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कुछ ही वक्त में एरिज़ोना के एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बनवा ली और वहाँ एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप लगवाया। और इसके बाद वे अपनी उसी एक थ्योरी पर रिसर्च करने लगे। इसी बीच सन 1906 में उन्होंने फाइनली दुनिया के सामने रखी अपनी प्लेनेट एक्स थ्योरी। उनके अनुसार सोलर सिस्टम के बहुत ही बाहरी हिस्से में एक ऐसा प्लैनेट मौजूद था जिसका मास पृथ्वी से लगभग 5 गुना ज़्यादा था और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अपने जीवन में लगभग सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ इस प्लेनेट एक्स के पीछे पड़े रहे। लगातार ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी वे इस ग्रह को अपने पूरे जीवन काल में नहीं ढूंढ पाए, पर इस ग्रह की खोज लगातार जारी रही और इसी समय एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब सन 1930 में उन्हीं की ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप से स्लाइड थोम्बो नाम के एक साइंटिस्ट ने नवे प्लेनेट को खोज निकाला और उसका नाम रखा गया प्लूटो। अगर आप इस नाम का ब्रेकडाउन करें तो इसके शुरुआत में P और L आता है, जो कि बेसिकली एक ट्रिब्यूट है पेरिसिवल लॉवेल को उनकी रिसर्च के लिए। जानते हैं प्लूटो एक ग्रह से उपग्रह कैसे बना। धीरे धीरे दशक बीतते गए और जब वैज्ञानिकों ने प्लूटो के मून शेरोन को खोजा, तब उन्हें पता चला कि प्लूटो का मास तो पृथ्वी के मून का भी 1/6 है। तो ऐसे में अगर हम उसकी तुलना किसी भी और ग्रह से करेंगे तो प्लूटो का तो मानो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि न तो प्लूटो का मास ज़्यादा है, न ही उसकी रेडियस ज़्यादा है और न ही उसकी रिवॉल्विंग स्पीड, एक ही दूरी पर घूमना। अब इन सभी चीज़ों की खोज के बाद ये तो समझ में आ गया कि प्लूटो वे प्लेनेट एक्स नहीं है जिसके बारे में लॉवेल ने बात कही थी। और इसके बाद साल 2006 में प्लूटो को कंप्लीटली एक प्लेनेट के रूप में हटा दिया गया। अगर आप सोलर सिस्टम को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यूरेनस और नेपच्यून एक अलग ही परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की ऑर्बिट को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित करते हैं। अब ये दोनों एकदम पास होते हैं तो नेपच्यून यूरेनस को अपनी ओर खींचता है और यूरेनिया सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए भी उससे थोड़ा दूर हो जाता है। वहीं जैसे ही नेपट्यून यूरेनस से दूर जाता है तो फिर से यूरेनस की ऑर्बिट में बदलाव आता है और फिर से सूर्य के पास चला जाता है। इसी इररेगुलरिटी के कारण ही वैज्ञानिक हैरान रहते थे। पहले वैज्ञानिक इनकी इस ऑर्बिटल इररेगुलरिटी के लिए प्लूटो को जिम्मेदार मानते थे, पर जब उसके असली मास और चंद्रमा के बारे में हमें डेटा मिला तो पता चला कि प्लूटो के पास उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि वो सौर मंडल के इन विशाल ग्रहों की ऑर्बिट को इस तरह से प्रभावित करता हो। तो फिर आखिर इन दोनों ग्रहों की इस अजीब ऑर्बिट का कारण क्या है? क्या ये प्लैनेट्स
एक्स तो नहीं है जो सौर मंडल के बाहर अपनी ताकतवर ग्रेविटी से ये सब कर रहा हो। साल 1989 में जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा, तब वैज्ञानिकों को पता चला कि उन्होंने हमेशा से यूरेनस और नेपच्यून का मास ही गलत कैलकुलेट किया था। इसकी वजह से शायद इतनी सारी दिक्कतें इन ग्रहों को लेकर आ रही थी। इसके बाद जब मास की सही वैल्यू को मैथमेटिकल इन्वेशन में रखा गया, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनस और नेपच्यून दोनों का ऑर्बिट बिल्कुल सही है और वो उसी तरह से चल रहे हैं जैसे उन्हें चलना चाहिए। और इसी के साथ 83 साल की प्लेनेट एक्स वाली बात खत्म हुई और ऑफिशियल प्लेनेट एक्स को एक गलत थ्योरी करार दिया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि असली वीडियो तो अब शुरू होती है। साल 2016 में 2 एस्ट्रोनॉमर्स जिनका नाम कॉन्स्टेंटाइन बैटेजिन और माइकल ब्राउन है, उन्होंने काफ़ी सारे डेटा को एनालाइज किया और जो रिजल्ट दुनिया के सामने रखा वो हिला देने वाला था। अपने कान खुले रखिए दोस्तों, क्योंकि अब हम थोड़े डीप कॉन्सेप्ट्स में छलांग लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, इन दोनों ने एक्सट्रीम ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जेक्ट्स में अजीब ऑर्बिटल पैटर्न रिकॉर्ड की। ये लोवेल की ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ अलग नहीं थी, लेकिन इन दोनों चीज़ों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि लोवेल ने ये ऑर्बिटल डिफरेंस आउटर मोस्ट प्लैनेट्स में देखी थी और इन दोनों ने एक्सट्रीम ट्रांसनेपोटिनियम ऑब्जेक्ट्स यानी कि ETNOS में। अब ये एक्सट्रीम ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जेक्ट हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, लगभग 200 मून्स और भी अनगिनत एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइड्स आते हैं, वैसे ही नेपच्यून के बहुत पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां काफ़ी सारे स्टार्स। उस एरिया में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें कहा जाता है ETNOS। हम जिन एस्ट्रोस की बात कर रहे हैं वो भी एक बड़े रीजन का हिस्सा है और उस रीजन का नाम है क्यूपियर बेल्ट। जब इन ऑब्जेक्ट्स पर इन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब फोर्स नोटिस की, इससे बातें दोबारा शुरू हो गई कि क्या कोई प्लैनेट 9 सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। यही नहीं, इन दोनों की माने तो ऐसे कई सारे प्लैनेट्स थे जिनके ऑर्बिट्स आपस में टकरा रहे थे। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा बिना किसी आउटर फोर्स की वजह से नहीं संभव है। सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जो काइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट को प्रभावित करता है। आप अगर गौर से देखें तो इस बेल्ट में मिलने वाले सभी ड्वार्फ प्लैनेट और एस्ट्रॉयड एक ऐसे पैटर्न में सूर्य की परिक्रमा करते हैं जो अपने आप में विचित्र है। हाईली इलिप्ट ऑर्बिट होने के कारण इनका पेरिफेरियल पॉइंट यानी सूर्य के सबसे नज़दीक की दूरी भी नेपच्यून की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में इन्हें ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। हाल ही में खोजा गया सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह सेडना इसी तरह का एक उदाहरण है। अगर आप इसकी ऑर्बिट को देखें तो आप पाएंगे कि हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहा और हर 11,000 साल में एक ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। सेडना की इस विचित्र और ऑर्बिट के पीछे का क्या कारण है? क्या ये प्लेनेट 9 की वजह से तो नहीं है? खैर, सेडना के अलावा भी इसी काइपर बेल्ट में कुछ ऐसे एस्टेरॉयड भी खोजे गए हैं जो सूर्य की एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। इसी समिल्यूकेशन को देखकर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या ये सभी विचित्र ऑर्बिट प्लेनेट 9 की ओर करती हैं? कई वैज्ञानिक ऐसा ही समझते हैं और इसकी बात को वे कई मैथमेटिकल मॉडल और कंप्यूटर सिमुलेशन से प्रूव भी कर चुके हैं। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर हम लोग इतने श्योर कैसे हैं कि ये सारी घटना किसी प्लेनेट की वजह से ही हो रही है। पहले कई लोगों ने इस पर विवाद किया है कि हो सकता है कि उस रीजन के पास एक बहुत ही छोटे साइज का ब्लैक होल हो, मान लीजिए एक सेब या संतरे के साइज का। अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि इतने छोटे आकार का ब्लैक होल भला क्या कर लेगा। देखा जाए तो ये इतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा मास का होगा
और इसका मास कम से कम पृथ्वी से 5 से 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। पर इतना सब ऑब्जर्व करने के लिए ही इस प्लेनेट को एक हाइपोथेसिस ही माना जाता है, यानी कि अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। हालांकि कई लोग इस प्लेनेट के होने की बात को सीधा नकार देते हैं। उनका मानना है कि जिस ग्रह को हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं तो शायद सौर मंडल में मौजूद ही ना हो। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को खोजा न गया हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सौर मंडल में काइपर बेल्ट के बाहर किसी ग्रह को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। सूर्य की लाइट यहाँ काफ़ी कम पहुँचती है और यहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना के बराबर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे में इन्हें डायरेक्ट टेलीस्कोप से ऑब्ज़र्व करना मुश्किल है। इन्हें ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें लगातार काइपर बेल्ट में लाइट के एक पैटर्न को देखना पड़ता है। इसके लिए टेलीस्कोप में पड़ रही लाइट में एटमॉस्फेयर का कोई दखल ना हो। अगर ये सभी कंडीशन नहीं हो जाती तो हम तभी इस प्लेनेट 9 को खोज पाएंगे। हालांकि अभी इसे खोजना बहुत मुश्किल है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये सच में एग्जिस्ट करता है तो आने वाले 10 सालों में शायद हम इसे पूरी तरह से खोज पाएं। प्लैनेट 9 की अंदाजन दूरी सूर्य से लगभग 600 AU आंकी जाती है और माना जाता है कि इसका रेडियस पृथ्वी से 4 गुना बड़ा होगा। इसका मास कम से कम पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन शायद वे बहुत ज़्यादा डीम हो, इतना ज़्यादा कि हमारे कैमराज में अभी उसे पिक्चर कर पाना मुमकिन नहीं। इसलिए अभी इसे केवल हाइपोथेसिस नाम से ही टाल दिया जाता है। पर वजह कुछ भी हो, वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत एश्योरिटी रखते हैं और उनका दृढ़ विश्वास है कि प्लैनेट 9 है तो पक्का। इसको खोजने के लिए आज भी हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है और जहां पर प्लैनेट 9 का एग्जिस्टेंस सोचा जा रहा है वहां पर हर वक्त साइंटिस्ट टेलीस्कोप लेकर मानो तैनात रहते हैं, इसी उम्मीद पर कि शायद कोई लाइट सोर्स अचानक से उस पर पड़ जाए और इसी लकी फिनोमिना की वजह से हम फाइनली लोवेल के सपने को ट्रेस कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कर देना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए साइंस मानिक।